नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल कविता झांसी की रानी। और ये वीडियो सेकंड पार्ट है। इससे पहले आप एक वीडियो देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कविता। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, अंग्रेजी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में बताया है और उस समय की भारत की स्थिति व राजाओं की स्थिति क्या थी उसके बारे में बताया है। अनुनय विनय नहीं सुनता, अनुनय विनय रिक्वेस्ट नहीं सुनता है कौन? विकट फिरंगी। फिरंगी किसके लिए आया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आया है। क्या कहा है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अनुनय विनय, विनम्रता की भाषा तो वो बिल्कुल नहीं समझती है, सुनती है। व्यापारी बन दया चाहता था। जब ये कंपनी भारत आई थी तो सिर्फ इसका उद्देश्य व्यापार करना था, बिजनेस करना था। और उस समय जो राजा थे उनसे सिर्फ ये थोड़ी सी दया चाहता था कि उनको यहाँ बिजनेस करने दिया जाए, उनका व्यापार यहाँ शुरू हो, बस इतनी सी उम्मीद लेकर वो भारत आए थे। डलहौजी ने पैर पसारे, पैर पसारना मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेना। पर डलहौजी ने ऐसी नीति, ऐसे रूल बनाए कि अब तो चारों तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य ही था और भारत की जो काया पलट का मतलब है एकदम स्थिति चेंज हो गई, स्थिति बदल गई थी। राजाओं नवाबों, और जो यहाँ के राजा थे, नवाब थे, वो सब किसके अंडर हो गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हो गए थे, उनके गुलाम हो गए थे। और अगर वो उनका विरोध करना भी चाहते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल हो गई थी कि उनका विरोध तुरंत कुचल दिया जाता था। पैरों ठुकराना का मतलब है राजाओं और नवाब जो थे उनका निरादर करना, उनको अपमानित करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका कोई स्वाभिमान बचा हुआ नहीं था। रानी दासी बनी। रानी दासी कब बन गई थी? जब डलहौजी वहां आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहरा दिया था। बनी यह दासी अब महारानी थी। पर उस दासी ने वो गुलाम जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने ये स्वीकार नहीं किया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहेगी। उसने अपने आप को महारानी घोषित किया और बुंदेलखंड के लोगों ने कहा कि वो खूब वीर बहादुर महिला थी। अगली पंक्तियां। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अब भी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, इस पैराग्राफ में कविता की इस पंक्तियों में ये बताया गया कि उस समय भारत के जो अलग अलग राज्य थे वो किस प्रकार अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे। दिल्ली, लखनऊ, बिठूर में पेशवा को कैद करके रखा हुआ था। नागपुर को भी उन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने गुलाम बना लिया, अपने अंडर कर लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इनकी बिसात का मतलब इनकी तो कोई औकात ही नहीं थी, ये तो सामने कुछ भी नहीं थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। सिंध, पंजाब, इन सभी पर अधिकार हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी का। बंगाल, मद्रास, इन सब पर किसका अधिकार हो चुका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे है, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, इस
कविता की पंक्तियों में बताया गया है कि उस समय चाहे राजा हो चाहे नवाब हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया और उनकी रानी और बेगमें वो परेशान थी, दुखी थी, तकलीफ में थी। उनके गहने और कपड़े, वो पहले राजा की तरह जिंदगी जीते थे। उनके कपड़े और गहने कलकत्ते के बाजारों में, कोलकाता के बाजार मार्केट में नीलाम होते थे, उनकी बोली लगती थी। ऐसी स्थिति हो गई थी। और अंग्रेजों के अखबारों में हर दिन ये खबरें आती कि आज उस राजा या उस रानी के कपड़े और गहने बिकेंगे, तो जिसको लेने हैं वो आ जाए। नागपुर के जेवर और लखनऊ के हार जो फेमस हैं, नौलख हार, वो उस समय ऐसे ही नीलाम हो रहे थे। यो पर्दे की इज्जत, रानी और जो बेगमें हैं वो पर्दे में रहती हैं, उनकी इज्जत है, घर की महिलाएं हैं, उनकी जो कपड़े और गहने हैं वो सरेआम बिक रहे थे। अर्थात वो जो इज्जत है वो सरेआम बेइज्जत हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक महिला जो वीर पुरुष की भांति लड़ी, वो रानी लक्ष्मीबाई थी। आगे है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर लिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, कुटियों में थी विषम वेदना, घर जो सामान्य परिवार थे वो अत्याचारों से पीड़ित थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उनके मन में विद्रोह की भावना थी। महलों में आहत अपमान, और जो राजा थे वो अपने स्वाभिमान को बचाना चाहते थे। उनको जो ठुकराया जा रहा था, बेइज्जती की जा रही थी, वो अपना स्वाभिमान बचाना चाहते थे। वीर सैनिकों के मन में था, और जो सैनिक हैं वो अपने पूर्वजों का स्वाभिमान अपने मन में लिए हुए थे। इसी तरह के जो लोग थे वीर, वो कौन थे? नाना धुंधुपंत और लक्ष्मीबाई। ये सब क्या कर रहे थे? 1857 या उस समय की जो क्रांति थी उसकी योजना बना रहे थे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हुआ यज्ञ प्रारंभ, यज्ञ का मतलब है शुरुआत करना। किसकी? आज़ादी की, देश की आज़ादी की शुरुआत करने की बात यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ करने से की गई है। आगे, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। अर्थात चाहे महल हो, चाहे राजा हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सबके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग जल रही थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी, और ये स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो भावना है, जो फीलिंग है, वो अंतर्मन से आई थी। अर्थात सब व्यक्ति अपने मन और आत्मा से चाहते थे कि उन्हें अब स्वतंत्र होना है। और ऐसी स्थिति में अलग अलग शहरों के नाम बताते हुए कहा है कि सब जगह लोगों के मन में देश प्रेम की भावना पैदा हो चुकी थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से मुक्त होना चाहते थे। यही बताते हुए कहा है, झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, सब जगह स्वतंत्रता की धूम मची हुई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी लोग सचेत हो गए थे कि उन्हें स्वतंत्र होना है। और ऐसी स्वतंत्रता की भावना फैलाने वाली जो महिला थी वो झांसी की रानी थी। अगली पंक्तियां हैं, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ
तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो महायज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ जिसमें आहुति दी जाती है और अग्नि की लपटें और तेज हो जाती हैं, उसी प्रकार इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अनेक वीर योद्धा काम आए, अर्थात वो शहीद हो गए, जिसके कारण उनकी कीर्ति फैली और लोगों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना पैदा हुई। तो उनमें से नाम यहाँ पर आपको गिनाए हैं: नाना धुंदुपंत, तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। ये इन अभिराम मतलब लगातार इन्होंने सैनिक आंदोलन किए और ये शहीद हुए और इनके इतिहास गगन में अमर रहेंगे। इतिहास रूपी आकाश में इनके नाम हमेशा लिए जाएंगे। आज भी हम अपने हिस्ट्री में इनके नाम स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। एक समय या समय विशेष में उनको क्रांतिकारी नाम दिया गया या विद्रोही नाम दिया, तो वो यहाँ पर उन्होंने बताया। ये हमारा इतना ही था वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।